नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई 3 में बौद्ध समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की शिरकत। बाबा साहेब अम्बेडकर की मनाई गई 132वीं जयंती। साइबर ठग एक बार फिर दुर्ग पुलिस के शिकंजे में। बिहार और झारखंड से किया गया गिरफ्तार। बजाज फाइनेंस और अमेजॉन डिलीवरी के नाम पर करते थे बड़ी ठगी। किराएदार में निवासरत परिवारों के लिए आवास प्राप्त करने के लिए निगम दे रहा एक और मौका। 31 मई तक आवेदन भरकर जमा करने की अंतिम तिथि। भिलाई निगम में हुई सामान्य सभा बैठक में कांग्रेसी पार्षद ने बीपीएल कार्ड धारक को कहा फर्जी। बीजेपी पार्षद ने महापौर को माफी मांगने की रखी मांग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भिलाई 3 स्थित बौद्ध समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत को दूर किया और संविधान का निर्माण कराया। आज हमें जो भी आजादी मिली है, हमें जो भी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। उन्होंने बताया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो का नारा देते हुए समाज को जागृत किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। सामाजिक लोगों को आगे बढ़ने का प्रस्ताव भी दिया। इस कार्यक्रम में समाज के हजारों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश के लोगों की सबसे बड़ी ताकत बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिया गया हमारा संविधान है। हमारा संविधान हमें अधिकार संपन्न बनाता है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए इस आशय के विचार प्रकट किए। मुख्यमंत्री ने भिलाई 3 में बाबा साहेब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। ये सबको बधाई। आज भिलाई में भी आयोजन दुर्ग में भी शामिल हुआ था और अभी अम्बेडकर चौक भी जाऊंगा, वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करके सेक्टर 6 में भी कार्यक्रम है, वहाँ भी जाऊंगा। तो बड़ी संख्या में और पूरे देश भर में बहुत हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब को स्मरण कर रहे हैं, उसके योगदान को स्मरण कर रहे हैं और उसके बताए हुए मार्ग में चलने का संकल्प ले रहे हैं। घंटों तक लोग इंतजार करते रहे और बहुत ध्यान से प्रियंका जी को सुना। बहुत सारे जो स्व सहायता के समूह के जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनसे मुलाकात की और जो बस्तर में जो बदलाव हुआ है वो रेखांकित करने वाली बात है। जो बस्तर में पहले लोग जाने से डरते थे, आज बस्तर में शांति लौट रहा है और उसके साथ साथ लोग अब मुख्य धारा से जुड़े हैं। वहाँ दहशत का कोई वातावरण नहीं। सब लोग कृषि कार्य में, लघु उपज संग्रहण में, वैल्यू एडिशन में, रोजगार के नए नए तरीके, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले की पुलिस ने विभिन्न 2 मामलों में 3 साइबर ठगों को बिहार और झारखंड पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लाया है, जिन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्ग पुलिस डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया के समक्ष पेश किया। अमेजॉन डिलीवरी कोरियर सर्विस के नाम पर धोखाधड़ी और बजाज फाइनेंस में लोन दिलाने के नाम धोखाधड़ी करने वाले कुल 3 आरोपियों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना और अंजोरा चौकी में दर्ज मामले के अनुसार डिलीवरी कोरियर सर्विस के लिए 1000 रुपए देकर गूगल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लगभग 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों अर्जुन मंडल और नकुल मंडल को जामताड़ा झारखंड के ग्राम पिंडारी से, तो एक अन्य मामले में फेसबुक आईडी देकर बजाज फाइनेंस से लोन देने का झांसा लगभग 8 लाख की ठगी करने वाले एक आरोपी राधेश्याम कुमार को वारसलीगंज नवादा बिहार से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल सहित 15 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। धारा 420 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जामताड़ा से आज 2 लोगों को ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गूगल ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा कुरियर हेल्पलाइन में अपना नंबर जो है गूगल में ऊपर दिखाते थे। जब भी किसी आदमी को कुरियर से कोई प्रॉब्लम होती है, लेट आ रहा है या कुछ टाइम पर नहीं आ रहा, जब वो हेल्पलाइन नंबर ढूंढते थे, उन्हीं का हेल्पलाइन नंबर दिखता था, उस पर वो कॉल करते थे। कॉल करने पर इनके द्वारा एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराया जाता था, एड्रेस अपडेट कराया जाता था, मोबाइल नंबर अपडेट करा के 5 रुपये का पेमेंट के लिए कहा जाता था। 5 रुपये का पेमेंट करते ही सारा ऑनलाइन डिटेल्स इनके पास पहुँच जाता था। एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने से आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल फॉस्टर के पास पहुंच जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग आपके अकाउंट में जितना भी पैसा हो उसको खाली कर दिया करते थे। ये डेली 2 लोग मिलकर डेली कम से कम 10 से 15 लोगों का कॉल इनके पास आता था
और जिससे डेली 1000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक एक बंदे से ये वसूल लिया करते थे। पिछले 3 वर्षों में इनके द्वारा 5 करोड़ से ज़्यादा का ठगी की गई है। 4 घर बनाए गए हैं, कीमती गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, कीमती सामान खरीदे गए हैं। ये लोग हर फ्रॉड के लिए एक अलग सिम लेते थे जो 1000 रुपये में खरीदते थे फर्जी ढंग से बिना रिकॉर्ड्स के, और 30% रिटर्न पे ये लोग बैंक अकाउंट लिया करते, 30% कमीशन देकर। तो कहीं ना कहीं फर्जी बैंक अकाउंट, फर्जी सिम के आधार पे इस तरह की ठगी की जाती। ठगी के बाद सिम को तोड़ दिया जाता था। पुलिस की आसूचना रखते, जब भी बाहर की कोई पुलिस आती थी तो ये लोग सब जो है ठग जो है फरार हो जाया करते थे, मोबाइल बंद कर दिया करते थे। लेकिन दुर्ग पुलिस ने 10 दिन की रेकी के बाद इनको मोबाइल के साथ पकड़ा है और इन पे 420 की कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। कि लोन दिखाने के नाम पर फेसबुक में ये लोग अपना ऐड करते थे और उसमें जब आदमी फ़ोन करता था तो प्रोसेसिंग के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, लेट फ़ी के नाम पे, रिफ़ंड के नाम पे ये 1000 रुपये से शुरू करके 5 लाख तक की वसूली कर लेते थे। इनका जो मालिक है वो ये फेसबुक को ऐड को करता था। 7-8 गुर्गे इसने रखे हुए थे। दोनों जो मालिक हैं उनको भी पहचान हो गई है, उनको भी पकड़ने की बिहार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। निश्चित रूप से लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। पैसा जमा करने पे आपको लगे दोबारा कोई मांग रहा है तो उसके ऑफलाइन साइट पे जाके चेक कर, स्टोर पे जाके चेक करें कि नंबर सही है कि नहीं। हमेशा इंश्योरेंस कंपनी के ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके हेल्पलाइन नंबर लें। ऐसे गूगल ऐड पे और इंस्टाग्राम ऐड के नंबरों पे भरोसा ना करें, अन्यथा आप अपना गाढ़ी कमाई जो है खो सकते हैं। जिस तरह से फ्रॉस्टर्स तेज़ हो रहे हैं, हमें भी ज़रूरी है कि हम भी उसमें जो है सजग रहें। ये तीसरी पास और 5वीं पास लोग हैं, आप समझ सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी पारंपरिक ढंग से चीज़ों को सीख चुके हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि अच्छे लोग इनकी बातों में फंस सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किराएदारी में निवासरत परिवारों के लिए आवेदन देना निगम ने पुनः प्रारंभ कर दिया है। आवेदन भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक निर्धारित की गई है। किराएदारी में निवासरत परिवारों के लिए सूर्या विहार के पीछे खमरिया, अविनाश मेट्रोपोलिस भिलाई जुनवानी, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खमरिया, एनआर स्टेट खमरिया भिलाई, रजत बिल्डर्स शांतिनगर तथा स्वप्निल बिल्डर्स कुरुद भिलाई में 941 निर्माणाधीन आवास उपलब्ध हैं। इनके आवंटन के लिए कार्रवाई की जानी है, जिसको देखते हुए निगम ने आवेदन फॉर्म देना प्रारंभ कर दिया है। जो लोग आवेदन नहीं ले पाए थे उन्हें आवेदन लेने का मौका मिलेगा तथा आवास लेने के लिए हितग्राही अप्लाई कर सकेंगे। केवल निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 से ही आवास के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर पाएंगे। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आवास आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में आवास आवंटन से संबंधित प्रक्रिया की जा रही है ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल सके। इसकी जानकारी निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा और आवास एवं योजना शाखा के प्रभारी विद्याधर देवांगन ने दी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस के अंतर्गत जो भिलाई निगम क्षेत्र में रह रहे हैं किराएदारी के रूप में, उनके लिए द्वितीय चरण में फिर आवेदन चालू किए हैं उनको आवास मुहैया करवाने के लिए, और पात्रता की जो भी नियम शर्तें हैं उसके आधार पे इनको आवास आवंटन करेंगे। सर, ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई है? प्रक्रिया 11 अप्रैल से चालू हुआ है आवेदन लेना और जमा करना। द्वितीय चरण का है ये, और 31 मई तक आवेदन लेने और जमा करने का काम चलेगा। आवास के लिए निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र अथवा जाति प्रमाण पत्र या वंशावली, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज जमा किया जा सकता है। आवेदक का निकाय क्षेत्र में दिनांक 31 अगस्त 2015 के पूर्व से निवासरत होना अनिवार्य है। मतदाता सूची या किरायानामा या निवास प्रमाण पत्र अथवा अन्य शासकीय दस्तावेज या वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम, इनमें से कोई एक दस्तावेज भी जमा करना होगा। आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, इनमें से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य होगा। इस संबंध में आवेदक का शपथ पत्र, नोटरी से सत्यापित दस्तावेज की आवश्यकता होगी। वरिष्ठ नागरिकों को प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता से भूतल में लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी वाद विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का होगा। देखिए, आवास आवंटन की जो प्रक्रिया है शुरू करने की जो बात है, इसमें एक चीज़ है कि हमने पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में मोर मकान मोर आस के तहत में आवेदन लेना प्रारंभ किया था और उसके माध्यम से हमने लॉटरी आवंटित करके मकानों का आवंटन किया है। इसी तारतम्य में जो है माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर आवंटन प्रक्रिया में तेज़ी लाने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में आज से जो है जो किराएदारी में निवासरत परिवार हैं जो छूट गए थे, किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए होंगे या आवेदन ले नहीं पाए होंगे या दफ्तर नहीं पहुंच पाए होंगे, अब सभी लोगों को ऐसे जो किराएदार में निवासरत है उनको अब आवेदन लेने का फॉर्म लेने का मौका आज 11 अप्रैल से मिल रहा है
और वो आवेदन फॉर्म लेके जो है अपने आवेदन को लेकर के फॉर्म लेकर के 100 रुपये की जो निर्धारित राशि उसको जमा करके आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 31 मई होगी। इस तिथि में उनको आवेदन फॉर्म भर के जमा करना होगा। यदि पात्रता की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र, किरायानामा जो प्रमाण पत्र होता है, इनसे संबंधित दस्तावेज जो है वो जो चाहे गए होते हैं उनको भी उनके साथ संलग्न करके जमा करना होगा। इसको लेकर हमारे यहाँ 941 जो आवास हैं जो हमारे यहाँ हैं उनके तहत में आवास आवंटन की प्रक्रिया की जो कार्यवाही है पूर्ण की जानी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने प्रेस वार्ता कर बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी कहे जाने पर महापौर को माफी मांगने की मांग रखी है। भिलाई के सामान्य सभा की बैठक में भाजपा पार्षदों ने उद्योगपतियों को संपत्ति कर में 50% छूट देने के प्रस्ताव को पास होने पर बीपीएल कार्ड धारियों, विधवाओं, नेत्रहीनों को भी संपत्ति कर में छूट देने की मांग की थी, पर कांग्रेस के ही एक पार्षद ने सर्वे कराने की बात कहकर बीपीएल कार्ड धारियों को फर्जी बताया था। इस मांग पर भाजपा पार्षदों ने सदन का बहिष्कार कर वॉकआउट किया था। इस बात पर आज भाजपा पार्षदों ने महापौर और महापौर परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपनी मांग रखी। वहीं माफी न मांगने की स्थिति में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस पर नगर निगम भिलाई कांग्रेस सत्ताधारी कांग्रेसियों ने शोर शराबा मचाकर इस मामले को टालने का प्रयास किया, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य के कांग्रेस सरकार व नगर निगम भिलाई की कांग्रेस सरकार दोनों ही भिलाई की गरीब जनता के पुरजोर विरोधी हैं। कल दिनांक एक विशेष सामान्य सभा सभापति के द्वारा आहूत की गई, उसमें उद्योगपतियों को संपत्ति कर माफ करने का एक प्रस्ताव लाया गया। धारा 163, धारा 135, 136, 137 यह बोलती है कि नगर पालिका निगम के सामान्य सभा की पटल पर सामान्य सभा से स्वीकृति करके भेजना है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति क्या है। उस आर्थिक स्थिति के आधार पर आपको छूट देके भेजना है। हमने कल सदन में महापौर जी से कहा, महापौर जी धारा 163 पढ़िए तो सही आप, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी नगर निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप भेजिए। अगर आप हाँ बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी के लागू होगा, और ना बोलेंगे कि हमारी स्थिति उस लायक नहीं है तो ना होगी। नगर पालिका निगम के अधिकारों का हनन यहाँ पे किया जा रहा है। धारा 163 का उल्लंघन किया जा रहा है। धारा 163 साफ बोल रही है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर दीजिए। और आज नगर निगम की आर्थिक स्थिति पूरा भिलाई देख रहा है क्या है। हमने एक ही चीज़ कहा कि आप एक काम करिए महापौर जी, कि अगर आपको एक तो हमारी आपत्ति आप दर्ज कर दीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई संपत्ति कर यहाँ पे मत करिए, मत घटाइए, शहर को लॉस हो जाएगा। और कर ही रहे हैं तो शहर में 72,000 बीपीएल परिवार यहाँ निवास करता है। आप उस परिवार का संपत्ति का जिस प्रकार से उनको 50% दे रहे हैं तो इनको भी 50% छूट दे दीजिए, क्योंकि यहाँ तो आपको देने का अधिकार है, क्योंकि ये जनता आपको चुन करके भेजी है। देखिए, कल सामान्य की सभा थी। सभा के अंतर्गत में हम लोगों ने कई मुद्दों को रखा, लेकिन उन्होंने एक विषय को लेके ही कल उन्होंने रखा था सामान्य सभा, जिसमें उद्योगपतियों को 50% तक का छूट के लिए। तो हमने उसमें विरोध ये दर्ज किया कि भाई आप करना तो उनको करिए, लेकिन गरीबी की रेखा अंतर्गत आने वाले बीपीएल कार्डधारी उन लोगों का भी आप करिए। तो उन लोगों का ये कहना था कि बीपीएल कार्डधारी जो हैं वो फर्जी है। तो निश्चित तौर पर सरकार इनकी है जो बने हैं, तो फर्जी अगर ऐसे फर्जी लोग को बना रहे हैं या बोल रहे हैं, तो एक आम गरीब आदमी जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, पान ठेला वाला, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है, मजदूर आदमी, रोज़ कमाने खाने वाला है, हाँ, उनको ये फर्जी करार दे रहे हैं। मतलब कुछ भी जो जैसा चाह रहे हैं, सरकार है तो बहुमत पे पास कर लेना, अपनी बातें रख देना, और जब जैसे कुछ बड़ी बात हो तो फिर ये जनगण मन राष्ट्रगान का उपयोग करना और हम लोगों को फिर खड़ा होना पड़ जाता है। तो सरासर ये दबाने का, हम लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी तरह दबाने के लिए हर तरह से, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 6 में शर्मा आरटीओ के समीप ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज द्वारा प्याऊ घर का उद्घाटन किया गया। साईं जल सेवा समिति के सहयोग से संचालित प्याऊ घर में राहगीरों के लिए गुड़ और चने की व्यवस्था भी की गई है। पिछले 11 वर्षों से ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज द्वारा सेक्टर 6 में शर्मा आरटीओ के समीप साईं जल सेवा समिति के सहयोग से गर्मी के दौरान प्याऊ संचालित किया जाता रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को पूजा अर्चना के पश्चात विधिवत प्याऊ का उद्घाटन किया गया। साईं जन सेवा समिति के सहयोग से संचालित प्याऊ घर में सड़क से आवाजाही करते लोगों के लिए गुड़ और चने की व्यवस्था भी की गई है। समिति द्वारा 11 वर्ष पूर्व बीएसपी प्रबंधन से प्याऊ के संचालन को लेकर अनुमति ली गई थी, किंतु इसके पूर्व से ही प्याऊ का संचालन किया जाता रहा है। पंडितों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना के पश्चात प्याऊ का शुभारंभ किया गया। ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज द्वारा समाज सेवा से जुड़े ऐसे कार्य पिछले कई वर्षों से किए जाते रहे हैं। इसकी जानकारी
ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज युवा शाखा के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा ने दी। प्याऊ का उद्घाटन सालों से हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है साईं जल सेवा समिति हमारी एक बनी हुई है। पिछले 11 सालों से ऑफिशियली जब से हमने अनुमति लेना चालू किया है शासन प्रशासन से, 11वां वर्ष है। उसके पहले 8-9 वर्षों से तो बिना अनुमति के ही पहले चल रहा था, सामान्य रूप से 1-2 मटके रख करके। और ये ब्राह्मण समाज की बैठक में एक विचार आया। राकेश भट्ट जी उस समय प्रांताध्यक्ष थे, उन्होंने कहा यार एक समाज के नाम से एक प्याऊ होना चाहिए। तो संजय तुम्हारी दुकान के पास में जगह है, पेड़ पौधे भी हैं, बीएसपी से पानी मिल रहा था, तो एक प्रेरणा मिली। और हम लोग इस प्याऊ में एक अलग बात है कि हम लोग यहाँ गुड़ और चने का भोग लगाते हैं और हम कभी भी अपने स्वयं के खर्च नहीं लेते, जो है इसका प्रतिसाद पब्लिक को देते हैं। बहरहाल संस्था का यह प्रयास सराहनीय है। संस्था को अन्य लोगों द्वारा भी निरंतर सहयोग किया जाता रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी समाज के सदस्यों द्वारा इस तरह के प्याऊ खोले जाने की बातें कही गई है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता ब्रिजमोहन सिंह, अतुल चंद साहू, राजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
100 बिस्तर के साथ संचालित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के प्रभारी डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र का सम्मान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया। इस अवसर पर जिले के सीएमएचओ और सिविल सर्जन भी उपस्थित थे। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वास्थ्यगत योजना को लोगों तक पहुंचाने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के प्रभारी डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र ने उल्लेखनीय कार्य किया है। अस्पताल के प्रभारी ने प्रदेश के 19 सिविल अस्पतालों को पीछे छोड़ते हुए उपलब्धि हासिल की। इसके मद्देनजर अस्पताल के प्रभारी, जिले के सीएमएचओ और सिविल सर्जन का सम्मान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया है। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की जांच पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड योजना हितग्राहियों का इलाज हुआ है। सबसे अच्छी सुविधाएं अस्पताल में मिलने से अस्पताल को सम्मान के लिए चुना गया। प्रदेश में राशन कार्ड से आयुष्मान की सुविधा मिलने के कारण यहां आने वाला हर मरीज योजना का पात्र रहता है। अस्पताल का प्रभारी बनने के बाद से ही डॉक्टर स्वामीदेव ने व्यवस्थाओं को बनाने सराहनीय कार्य किया है। विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता भी अस्पताल में है। साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी पूर्व से बेहतर किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर भी अस्पताल में व्यापक रूप से तैयारियां कर ली गई है। अस्पताल के प्रभारी एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए अस्पताल में मौजूद सुविधाओं, शासन की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के डॉक्टर जो प्रभारी है उनको सम्मानित किया गया। सम्मान की प्रमुख वजह ये जो सामने आई है, क्योंकि जो शासन की जो विभिन्न स्वास्थ्यगत योजनाएं हैं, चाहे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना हो, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना हो, इसका लाभ दिलाने में लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री अस्पताल पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है, जिसका श्रेय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर साहब को जाता है, स्वामीदेव जी को जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की, सीएमएचओ को, सिविल सर्जन की लगातार निगरानी में, देखरेख में, मार्गदर्शन में अस्पताल की व्यवस्थाओं को बनाने बेहतरीन कार्य किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। आज हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं डॉक्टर स्वामीदेव। आइए हम उनसे चर्चा करें। सर, सबसे पहले सवाल आपसे किया कि लाल बहादुर शास्त्री को एक अच्छा पुरस्कार मिला है, सीएमएचओ सर की उपस्थिति में, सर पुरस्कार को लेकर क्या कहना चाहिए? ये सब हमारे उच्च अधिकारियों, कलेक्टर साहब, सीएमओ साहब और सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में हमारे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से हमने आयुष्मान भारत एवं खूबचंद बघेल योजना में जो कार्ड प्लाटिंग कराए हैं और यहाँ के मरीजों को निःशुल्क सेवा दी है, उसके लिए हम लोग को सम्मानित किया गया। क्योंकि सर लगातार देखा जाता है, क्योंकि अभी आपके द्वारा हाल ही में यहाँ पे प्रभार ग्रहण किया गया, हमारे द्वारा भी लगातार अस्पताल का भ्रमण किया जाता है और लोगों से चर्चा की जाती है, तो लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में लगातार शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलता रहा। पूर्व में हालांकि ये स्थिति नहीं थी, पर अब लगातार स्थिति बेहतर होते जा रही है। ये जो है हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ पे कमियाँ हैं उसको सुधार करने की कोशिश की जा रही है और सरकार से भी बहुत सहयोग मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस अस्पताल के लिए बहुत अच्छी पहल की गई है। अभी 7 करोड़ सेंक्शन किया गया है, जिसमें अभी पुनर्निर्माण होना है इस अस्पताल का। सर, आपको क्या लगता है यहाँ पे किस चीज़ की कमी देखने को मिली जो आप चाहते हैं कि उसका भविष्य में निपटान किया जाए, ताकि लोग यहाँ आए, लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े? यहाँ पे 2-3 चीज़ों की मुख्यतः कमी है। सबसे पहले जो है ये 50 बिस्तर के अस्पताल के ऊपर चल रहा है, 100 बिस्तर का सेटअप नहीं है। 100 बिस्तर का सेटअप आने से स्टीरो विशेषज्ञ, अन्य विशेषज्ञ और कैजुअलिटी में ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे। तो डॉक्टरों की पूर्ति हो जाने से यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है मरीजों की तत्काल सेवा मिल सकेगी। दूसरी जो है यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई की भी परेशानी है, उसको और सुधार करने की गुंजाइश की जा रही है। तीसरी जो परेशानी यहाँ पे पुलिस चौकी की नितांत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन पुलिस मुलाजा एवं रोड एक्सीडेंट के केस आते रहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें जरूरी है। सर, वर्तमान में अस्पताल में किन किन बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों उपस्थिति है, क्योंकि यहाँ पे इस लाल बहादुर भिलाई के अलावा दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से भी मरीजों की आवाजाही प्रतिदिन बनी रहती है। यहाँ पे मैं खुद हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरे द्वारा सप्ताह में 3 दिन हड्डी रोग के मरीजों का परीक्षण एवं प्लास्टर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे बच्चों रोग विशेषज्ञ, आंखों के चिकित्सक है, जिसमें सप्ताह में 2 दिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जा रहे हैं एवं मेडिसिन के डॉक्टर है जो हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनका इलाज किया जा रहा है। साथ में डॉक्टर मंजू राठौर है जो ईमाक ट्रेंड है, तो वो उनको समय मिलता है कैजुअलिटी ड्यूटी के अलावा तो सीजेरियन ऑपरेशन एवं महिलाओं की नसबंदी का ऑपरेशन कर रहे हैं।
सर गर्भवती महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि अभी हमारे द्वारा अभी आज ही देखा गया लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सर कुछ दिन पूर्व की बात है कि जो एक्सीडेंट टेक्नीशियन है उनकी अनुपस्थिति देखने को मिली, समय पर वो उपस्थित नहीं थे। जी कई बार ऐसा हो जाता है कुछ परेशानियों के कारण, लेकिन अभी सब स्टाफ जो है नियमित आ रहे हैं। मेरे द्वारा खुद सुबह 9 बजे आते मेरे द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाए। सर अब कोरोना की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां, जो कि सर लगातार देखा जा रहा है प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही दुर्ग जिले में भी मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। इस संबंध में हमारे द्वारा 10 तारीख को मॉनिटरिंग किया गया था। हमारी तैयारियों के एक बार हमने चेक किया था। अभी यहाँ पे सप्ताह में 6 दिन कोरोना के जाँच हो रहे हैं। हमको यहाँ पे रोज 50 मरीजों का RT-PCR एवं 20 मरीजों का एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। सर अभी ऐसे कुछ मामले आए हैं क्या कोरोना को लेकर? प्रतिदिन यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और उसका जो भी केस आ रहे हैं जो है स्वस्थ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो वो घर पे ही होम क्वारंटाइन से ठीक हो जाए। अस्पताल में सर किस तरह की कोरोना मरीज को जैसे कोई गंभीर स्थिति को होता है तो उसके उपचार के लिए सर किस तरह की व्यवस्था होता है? उसके लिए बेड अलग से निर्धारित है, ऑक्सीजन युक्त तो बेड है, और ज़्यादा गंभीर होने पे जम्मू कोविड अस्पताल भेजने के निर्देश दिए गए। क्योंकि सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पूर्व भी लगातार देखा गया था कि कोरोना को लेकर भी कुछ परेशानियाँ लोगों को सामने देखने मिलती थी, व्यवस्थाएँ उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि अभी आपका कहना है जैसा कि आपने बताया कि लगातार स्वास्थ्य के सुधारों में विस्तार हुआ है, कोरोना के मरीजों को किसी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके बावजूद सर लोगों से सर कोरोना से बचाव के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो हमारे जो सावधानियाँ बरतना है वो सावधानियाँ बरतना पड़ेगा। भीड़ भाड़ इलाके में हमको नहीं जाना है जब तक जरूरत नहीं हो। चेहरे पे मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, और जो 60 साल से ऊपर है एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित उनको थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचना चाहिए। और किसी को सर्दी खांसी बुखार के लक्षण हो, या आजकल जो कोरोना के नए लक्षण में पेट संबंधी आ रही है, उल्टी दस्त मरोड़ हो रहा है, तो कोरोना के जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाके इलाज कराना चाहिए, जाँच करा के। अब अगर सामान्य स्थिति है तो आप घर में क्वारंटाइन करके ठीक हो सकते हैं। ये थे हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सोपेला के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव, जिन्होंने हमें पूरी विस्तार से जानकारी दी अस्पताल में स्वास्थ्यगत सुविधाओं को लेकर के, कोरोना से बचाव के लिए जानकारी दी। इनके प्रभारी के बनने के उपरांत से भी लगातार स्वास्थ्यगत सुविधाओं में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके पूर्व हमारे द्वारा ये भी देखा गया था कि यहाँ आए मरीजों को अपने इलाज के लिए परेशान होना पड़ता था, जो सुबह से शाम तक परेशान होकर अंततः वापस लौटते थे। क्योंकि अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ पे कमी देखने को मिली, जिसके द्वारा डॉक्टर स्वामी देव द्वारा अपने उच्च प्रबंधन को, वरिष्ठ CMHO सर को, सिविल सर्जन, जिला कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराया जा चुका है। आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उपलब्ध होंगी। इसके लिए प्रभारी द्वारा, अस्पताल के प्रभारी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे। नगरपालिक निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगरपालिक निगम भिलाई की बैठक सुपेला स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारियों से संबंधित हितों की जानकारी पदाधिकारियों ने सदस्यों को दी। साथ ही शासन प्रशासन निगम आयुक्त को दिए गए ज्ञापन को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। प्रशासन स्तर पर की गई पहल की जानकारी पदाधिकारियों ने दी। साथ ही भिलाई निगम आयुक्त द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों को लेकर किए जा रहे कार्यों की सराहना करते निगम आयुक्त का आभार जताया। बैठक में लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से पहल किए जाने, निकाय के अधिकारियों से चर्चा करने पर सहमति बनी। बैठक में नवीन पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया, जिसका लेटर पैड का विमोचन अरुण सिंह द्वारा किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को संघ के पदाधिकारियों ने शपथ दिलाई। कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ जो है वो पूरी ईमानदारी, पूरी जागरूकता के साथ हमेशा निगम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के अपना प्रयास जारी रखता है। कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है जिन समस्याओं को लेकर के इस संगठन ने नगर निगम स्तर पे या शासन स्तर पे पत्राचार में कोई कमी छोड़ी। हमेशा हम वेलकम करते हैं अपने कर्मचारियों का, और हमेशा अपने कर्मचारी संगठन के साथियों को जागरूक रहने की सलाह देते हैं। ये हमारा संगठन है, ये हमारी संस्था है, जहां हम सेवा काल से जुड़े हुए हैं और सेवानिवृत्ति तक यहाँ पे अपनी सेवाएं देते आए हैं। जन जन से, हर व्यक्ति से हमारी पहचान होती है, क्योंकि हम उनके
दिन प्रतिदिन के कार्यों से जुड़े रहते हैं, तो जनता के प्रति भी हमारी जवाबदारी हमेशा अहम होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। बीते दिनों मेढ़ा सोसाइटी प्रबंधक द्वारा केसीसी ऋण में लाखों रुपए का घोटाला मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ था। उसके तुरंत बाद ही शाखा प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा को बर्खास्त किया गया। ये पूरा मामला डोंगरगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम खल्लारी मेड़ा का है, जिसमें लाखों रुपए की राशि शाखा प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा ने वर्ष 2020-21 में आहरण कर लिया था, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं थी। बाद में जब किसानों ने सोसाइटी से खाद खरीदने व धान बेचने के समय जाने से तात्कालिक सोसाइटी प्रबंधक द्वारा जानकारी मिली, तो मानो किसानों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसके बाद किसानों ने न्याय की गुहार के लिए कई जगह गए, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। किसान निराशापूर्ण चुप बैठ गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से INH के संवाददाता एवं मीडिया टीम ने यह मामला लोगों के सामने समाचार के माध्यम से लाया। उसके बाद शासन प्रशासन हिल उठा और शाखा प्रबंधक को तुरंत बर्खास्त किया गया। जैसे ही अन्य ग्रामों के पीड़ित किसानों को पता चला, फिर प्रभावित किसानों ने देर रात FIR की मांग को लेकर जिला सहकारी बैंक समिति के जिलाध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में थाना पहुंचे। बर्खास्त समिति प्रबंधक के खिलाफ शिकायत FIR दर्ज करने की मांग की। साथ ही नवाज खान ने कहा कि हमारी प्रदेश की सरकार किसान हित की सरकार है, किसानों के साथ कहीं भी गलत नहीं होगा, किसानों को उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। साथ ही दोषी शाखा प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने में कुछ ग्रामीण हैं जो ढंडोंगरी है, पिनका पार है, मंडा के ग्रामीण लोग हैं, जो कुलदीप विश्वकर्मा जी के द्वारा KCC में लोन दिलाने के नाम है धोखाधड़ी कर पैसे को प्राप्त नहीं कर पाए हैं ग्रामीण करके। इस संबंध में एक शिकायत अभी दिए हैं, जिसकी अभी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मैं यार 45,000 35,000 निकाले रहे हूँ, तो धान बेच के मैं 20,000 पटाया। बाद में पटा हूँ मैं यार 15,000, तो 15,000 के मोला एक उठान चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं दिए। और वहाँ देखा इस मोला 85,000 के कर्जा, तो कौन बताइस? कुलाल साहब। हाँ, तब मैं कहता हूँ मैं कहाँ के दूँ? मोर आदमी यहाँ 5 साल हो गए, मतलब वो हर घर में है, आँख नहीं दिखे, तो कहाँ सूठी? बताओ, तू ही मन बताओ बाबा हो, अतकी बात है, मोर अतरी समस्या है। हाँ बोले हैं तो वो भी बोले हैं तते पटा हम काबर पटाबो बोली परोन दिन हरे और काली बार बैंक बंद रही से, आज भी बंद रही से, मैं आज भी गिरे हूँ पहुँचाऊँ के में पर्चा धरे घरों। देखिए, मेढ़ा सोसाइटी में जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों का पैसा निकाल करके वहाँ के प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के द्वारा एक बड़ा गबन किया गया है। इस मामले को मेरे ही द्वारा सितंबर माह में किसान चौपाल के माध्यम से उठाया गया था और मैंने ही किसानों को एक किसानों को बुला करके उनकी राशि कितनी गड़बड़ हुई है इसकी जानकारी ले करके उसकी शिकायत 1 नवंबर को हमने इसी थाने में दर्ज कराई थी। परंतु कुछ कारणों से कुछ लोगों के माध्यम से कुलदीप के साथ समझौता करवाया गया 15 दिसंबर तक का, और 16 दिसंबर मुझे पता चला, मैंने 16 दिसंबर को फिर से थाने में एप्लीकेशन देके किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। दुख का विषय यह है कि पूर्व में उस पर FIR दर्ज नहीं की गई। अगर पूर्व में FIR दर्ज की गई होती तो शायद अभी तक किसानों को पैसा लौटा दिया जाता। परंतु आज फिर से हम लोगों ने किसानों के साथ, चूँकि अब खेती किसानी के समय सामने आ रहा है और 1 महीने के अंदर किसानों को खाद और लोन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज फिर से हम लोग आज ये 4 गांव के किसानों के साथ 15 गांव किसानों के साथ मैं आज थाने पहुंचा हूँ। मेरे साथ सोसाइटी के अध्यक्ष मदन भैया, दशरथ भाई, हमारे जनता सभापति भी हैं और उस क्षेत्र के किसान लोग भी मौजूद हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पर आए हैं और रिपोर्ट दर्ज करा करके FIR दर्ज होगी और उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी संपत्ति कुर्क हो और किसानों को पैसा दिया जाए। किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है और इस सरकार में किसानों के साथ अन्याय न कभी हुआ है न कभी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 11 अप्रैल को पोल्ट्री फार्म का कारोबार करने वाले वेंकटरामा पोल्ट्री फार्म में तोड़फोड़ कर उत्पाद मचाया गया। तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदारों पर प्राथमिकी दर्ज कर चौकी थाना चंदू में किया गया, जिसमें पोल्ट्री फार्म परिसर में लगे कैमरों की फुटेज को बतौर साक्ष्य आवेदन सौंपा गया है। पोल्ट्री फार्म में रखे हजारों मुर्गियों की मौत व हजारों अंडे को तोड़ दिया गया। इस तोड़फोड़ से वेंकटरामा पोल्ट्री फार्म को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। इस तोड़फोड़ के संबंध में हमने पोल्ट्री फार्म में जाकर मैनेजर से मिलकर बात करनी चाहिए, मगर मैनेजर ने न मिलने के बाद वहां के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की गई, परंतु उन्होंने भी कुछ भी बताने से मना कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पोल्ट्री फार्म वाले किसी राजनीति के दबाव में है।
हमने क्षेत्रीय विधायक व संसदीय सचिव से मिलने जाने पर रायपुर जाने की बात कही। जब हमने नवागढ़ के विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र साहू से बात की तो उन्होंने बताया कि वे पोल्ट्री फार्म के बदबू के लिए कई बार पोल्ट्री फार्म को अवगत करा चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के संसदीय सचिव व विधायक व सत्ता सरकार प्रदेश में होने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान न हो पाना एक दुर्भाग्य की बात है। फिर आम जनता की समस्या का क्या होगा? इस संबंध में पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल ने पोल्ट्री फार्म में तोड़फोड़ की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि जब बेमेतरा जिले में 144 धारा लागू थी, फिर हजारों लोगों की भीड़ पोल्ट्री फार्म में इकट्ठा होना कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को ताक में रखा गया है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत कर जांच करने की मांग कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। जो क्षेत्रवासी है एकजुट होके वो आए हुए थे और जो क्षेत्रवासी है और ग्रामीण जो है और आसपास के जो जितने भी ग्रामवासी हैं वो विधायक को बुलाए हुए थे। विधायक को बुलाए हुए थे, ऐसा जानकारी मिला है। उस समय तो मैं तो था नहीं और मैं नहीं ऐसा है। हाँ, शांति प्रदर्शन हुआ था और एक दो बार हम लोगों ने बात भी किया है। कुछ न वो लोगों ने सुधार प्रस्तुति भी किया है, जो पोल्ट्री फार्म की तरफ से अपनी तरफ से ना वो सुधार भी किया है। और ये जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम और लेबर जो प्रॉब्लम है, जो एक भी जैसे कि लेबर नहीं लगता वहाँ पे वो पोल्ट्री फार्म में, वो उसको भी आश्वासन दिए हैं कि लगाएंगे करके। और पॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए भी वो 3 महीने के समय वो लिखित के तौर में देने वाले थे। जो घटना हुआ था उसी दिन मेरा जरूरी काम हो गया था और जबकि वो आंदोलन जो है 2 बजे चालू होने वाला था। जी वेंकटरामा पोल्ट्री फार्म मुलगुला के मैनेजर जी प्रदीप के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया है। उसमें 10-12 लोगों के द्वारा घुसकर तोड़ कर नुकसान पहुंचाने के संबंध में लेख किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। 144 धारा लगने के बाद वहाँ जाकर इस तरह से तोड़ फोड़, हुल्लड़, दादागिरी, मारपीट और अनेक प्रकार के वहाँ FIR में है। तो ये जो हुआ गलत हुआ है। मैंने कल जाकर के हमारे कलेक्टर साहब के पास, पुलिस अधीक्षक के पास इस बात को मैं बोला कि भाई धारा 144 लगा है। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक, उनका सरकार है, विधायक है, वो जाकर के कैसे वहाँ तोड़ फोड़ लोगों की इकट्ठा करके कैसे ले गया, ये गलत बात है। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। तो ये बात मैं वहाँ पे रखा हूँ। तो FIR भी थाना में हुआ है, प्रूफ है, सब मोबाइल में चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे वहाँ अपने जो अभी घटना घटा है हिरमपुर, तो रास्ते में रोक दिया। उसको एक परिवार से मिलने जा रहा था। 144 धारा लगे, नहीं जा सकते। तो 144 धारा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए है और सत्ता पक्ष के लिए कोई 144 धारा कोई मतलब नहीं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। घटना हुई है 11 तारीख के बाद है। ग्रामीण लोग वहाँ के जो पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली बदबू से बहुत परेशान हैं। बहुत पहले से वहाँ शिकायत बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही किया नहीं गया था। उसको देखते हुए फिर से ग्रामीण लोग ने एक वहाँ अभियान चलाया था कि पोल्ट्री फार्म के सामने धरना बैठे थे लगभग 8 तारीख को। और फिर पोल्ट्री फार्म वाले बोले थे कि हमारे डायरेक्टर MD 11 तारीख को आ रहे हैं, 11 तारीख को आप सब आइए, बैठकर बात करते हैं। और 11 तारीख को MD तो नहीं आए, लेकिन कितने संख्या में गए थे? लगभग पूरे क्षेत्र के थे। लगभग 1500 थे। विधायक महोदय शाम को गए हैं। ग्रामीण लोग बुलाए हैं, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन ग्रामीण लोग वहाँ फ़ोन करके बुलाए हैं, यहाँ ऐसी स्थिति है, आइए आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ग्रामीण लोग हम लोग को बुलाएं कि ऐसा समस्या है। लगभग वहाँ के रेडियस में 10 किलोमीटर तक बदबू फैला है। अब सभी ग्रामीण लोग गए, तो अब जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको भी जाना था और गए वहाँ। और गए हैं शांतिपूर्वक, वहाँ बात किए हैं, वहाँ बोले हैं, बात और बताए हैं, सब चीज़ किए हैं। नहीं, कोई झूठी बात है, तोड़फोड़ वाली कोई बात नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।